फ्रेंड्स, आज हम लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। यह कंपनी 1989 में स्टेबलाइज्ड हुई थी। बेसिकली यह कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स मैन्युफैक्चर करती है और यहाँ देखा जाए तो ये मुख्यतः एथिल एसीटेट, एसिटिक एसिड, डिकेटेन डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट बनाती है और डीडीपी इनका एक स्पेशलिटी केमिकल ग्रुप है जिसे इन्होंने एक्वायर किया था क्लैरिएंट केमिकल इंडिया लिमिटेड से। वहीं कंपनी का प्रेजेंस देखें तो यह इनका बिजनेस 30 कंट्री में फैला हुआ है और भारत में कुल इनके 11 ऑफिस हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यह मल्टीनेशनल कंपनी है जिनका बिजनेस विदेशों में कुल 30 देश में फैला हुआ है और भारत सहित ये देश दुनिया में अपने केमिकल्स को निर्यात करते हैं। वहीं इनके मार्केट को देखें तो एशिया पैसिफिक में से ये 42% मार्केट शेयर करते हैं और यूरोप में इनका 24% मार्केट शेयर है और नॉर्थ अमेरिका में इनके पास 21% मार्केट शेयर है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ये 13% इनका मार्केट शेयर है। यानी सबसे अधिक इनका जो मार्केट शेयर है वो एशिया पैसिफिक से आता है जो कि 42% है। यानी ये बेसिकली एक्सपोर्ट पे आधारित कंपनी है। वहीं इनके फंडामेंटल को चेक करें तो ये 7,369 करोड़ मार्केट कैप वाली एक मिड कैप कंपनी है जो कि 268 रुपये के करंट प्राइस पे ट्रेड कर रही है। कंपनी ने 220 रुपये का लो और 321 रुपये का हाई लगाया था। फ्रेंड्स, अगर इनके ऑल टाइम हाई की बात करें तो वो करीब 600 रुपये के ऊपर रहा है। स्टॉक इस समय 73 के पीई पे ट्रेड कर रहा है जो कि काफ़ी, अगर पीई वाइज देखा जाए तो स्टॉक काफ़ी महंगा है। इनके बुक वैल्यू को देखें तो 53 रुपये है। यानी ये अपने बुक वैल्यू से तकरीबन 5 गुने पे ट्रेड कर रहा है और डिविडेंड यील्ड देखें तो 0.19% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कोई खास नहीं है, 11.5% का है और रिटर्न ऑन इक्विटी 9.1। चूँकि इसमें बाजार को संभावनाएं नज़र आ रही हैं इसलिए इसकी पी वैल्यू 73 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के अनुसार देखें तो ये अपने पी को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। ये इसके चार्ट के पैटर्न को देखें तो स्टॉक 50 डीएमए और 200 डीएमए दोनों के नीचे ट्रेड कर रहा है। शेयर मार्केट में ऐसा बोला जाता है कि अगर स्टॉक 200 डीएमए के नीचे ट्रेड करे तो कुछ क्वांटिटी में उसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है, लेकिन मेरे अनुसार इसका वैल्यूएशन काफ़ी हाई है। अगर स्टॉक आपको 250 के रेंज में मिल जाए तो इसे कंसीडर किया जा सकता है। फिलहाल में इसे अवॉइड करना ही सही रहेगा। वहीं इनके पीयर की बात की जाए तो इसमें नाम आते हैं पीडीलाइट इंडिया, लिंडे इंडिया, गुजरात फ्लोरोकेमिकल, दीपक नाइट्रेट, गोदरेज इंडस्ट्रीज, आरती। और देखा जाए तो यहाँ पे लिंडे इंडिया का पी 100 के एवब है। बाकी सारे पी ओवरऑल देखा जाए तो 40, 39, 57, 47 इसी के आसपास हैं। यानी अपने पीएस के मुकाबले भी बाजार ने इनको काफ़ी वैल्यूएशन दे रखा है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड उतना खास नहीं है। पहले अच्छा था क्योंकि पहले इसमें काफ़ी ग्रोथ था, इधर भी इनका मार्जिन काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है। क्योंकि केमिकल सेक्टर में ग्लोबली ये बात नज़र आ रही है, सारे के सारे इस समय केमिकल सेक्टर पिछले 1 सालों से कोई रिटर्न जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। शायद यही मौका भी होता है कि आप सस्ते दामों पे
केमिकल सेक्टर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें, लेकिन मेरे हिसाब से इस समय लक्ष्मी ऑर्गेनिक का पी बहुत हाई है। अगर ये पी 50 के आसपास आता है तो यहाँ पे बहुत सारे शेयर अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए जा सकते हैं। इनके कंपाउंड सेल्स की बात करें तो 5 सालों का ये 15% रहा है और 3 सालों का 22% रहा है और टीटीएम में ये -5% रहा है, यानी इनका सेल्स डिक्रीज 3, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ 5 सालों का 10% रहा है और 3 सालों का 36% रहा है। लेकिन ट्रेलिंग 12 मंथ में इसका प्रॉफिट ज़बरदस्त डिक्लाइन हुआ है, जो कि कंपनी को नेगेटिव कंसीडर करता है। वहीं इनका स्टॉक CAGR अपने इन्वेस्टर को निराश करता है, 1 सालों का 1% का रहा है। यानी ये आप समझ सकते हैं कि अगर आप बैंक में सेविंग खाते में अगर आप पैसे को जमा करते हैं तो वहाँ पे भी आपको 2.7% का ब्याज मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे कंपनी ने पिछले 1 साल से कोई रिटर्न नहीं दिया है। आप ऐसा यहाँ आंकड़े ऐसा ही कुछ दिखा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आंकड़े बहुत कुछ बयां करते हैं और आंकड़े उतने संतोषजनक नहीं दिख रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 5 सालों का 15% रहा है और 3 सालों का 16% रहा है और लास्ट ईयर का 9% रहा है। ओवरऑल इनके आंकड़े काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं और किसी भी इन्वेस्टर को जो इसमें पैसा लगाए हुए हों काफ़ी पेन से गुजर रहे हैं। लेकिन कुछ इनका बिजनेस ऐसा है जो कि ये खुद ही करते हैं, तो पूरा मार्केट शेयर इनके पास है। जब भी इनका बिजनेस ग्रोथ करेगा सारा का सारा रिटर्न 1-2 साल में दे देगा। इसीलिए फ्रेंड्स कहा जाता है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहिए। शॉर्ट टर्म वाले यहाँ पे ज़रूर पैनिक होंगे। वहीं इनके सेल्स को देखा जाए तो मार्च 23 में 733 करोड़ का सेल्स था, जो कि दिसंबर 23 में डिक्लाइन होके 694 करोड़ रुपए का हो गया है। अर्थात इनका सेल्स लगातार डिक्लाइन हो रहा है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। हाँ, सितंबर क्वार्टर के मुकाबले दिसंबर क्वार्टर में ज़रूर ये इंक्रीज हुआ है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म व्यू से देखें तो दिसंबर 21 में ये ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट 119 करोड़ रुपए का था, जो कि दिसंबर 23 में अर्थात 2 साल बाद डिक्लाइन होकर 52 करोड़ रुपए हो चुका है। वहीं ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट ये 14% का दर्ज करते थे दिसंबर 21 में, जो कि बहुत बुरी तरह प्रभावित होकर 8% पे आ गया है। वहीं इनके नेट प्रॉफिट को देखें तो सितंबर 23 में इनका नेट प्रॉफिट 11 करोड़ रुपए का था, जो दिसंबर 2023 में बढ़ के 27 करोड़ रुपए का हो जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आंकड़ों की बाजीगरी दिख रही है, क्योंकि आपको लग रहा है कि इनका नेट प्रॉफिट बढ़ा है, जबकि हम देखें तो पहले ये सितंबर में 39% टैक्स पे किए थे, तो इनका नेट प्रॉफिट 11% था। और जब इनका नेट प्रॉफिट 27 करोड़ रुपए हुआ है तो इन्होंने 8% ही टैक्स पे किया हुआ है। तो अगर ये मान लीजिए अगर ये 39% टैक्स पे करते तो ये जो आपको 27 करोड़ रुपए दिख रहा है ये 27 करोड़ ना होके इससे कम आता। वहीं EPS की बात करें तो सितंबर में 0.40 पैसे का था, जो कि दिसंबर में 99 पैसे का हो चुका है। अब ईयरली सेल्स को देखा जाए तो मार्च 22 में 3084 करोड़ रुपए का ये सेल्स किए थे, जो कि मार्च 23 में घटकर 2797 करोड़ रुपए रहा, यानी इनका सेल्स ईयरली डिक्लाइन हुआ है। और वहीं ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट की बात करें तो 371 करोड़ रुपए ये मार्च 22 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किए थे, जो कि मार्च 23 में 248 करोड़ रुपए हो गया है। यानी
ईयरली इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी डिक्लाइन हुआ है। वहीं इनके मार्जिन की बात करें तो मार्जिन पहले 12% का था जो घट के 9% का हो चुका है। यानी इनके सेल्स के साथ साथ इनके मार्जिन भी डिक्लाइन हुए हैं। अदर इनकम की बात करें मार्च 22 में ये 15 करोड़ रुपए जनरेट किए थे, वहीं मार्च 23 में केवल 12 करोड़ रुपए जनरेट किए हैं। इंटरेस्ट ये पे किए हैं मार्च 22 में 19 करोड़ रुपए का, जबकि मार्च 23 में 15 करोड़ रुपए का ये इंटरेस्ट पे किए हुए हैं। वहीं इनके ईयरली नेट प्रॉफिट को देखा जाए तो मार्च 22 में ये 257 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किए थे, जो कि मार्च 23 में केवल 125 करोड़ रुपए का हो चुका है। यानी इनका प्रॉफिट सीधे सीधे 50% डिक्लाइन हुआ है, जो कि कंपनी के लिए नेगेटिव ही कहा जाएगा। वहीं ईपीएस ईयरली देखा जाए तो 9 रुपये 76 पैसे का था, जो कि घट के 4 रुपये 70 पैसे का हो चुका है। यहाँ पे एक चीज़ कंपनी के फेवर में है, इनका रिजर्व लगातार बढ़ रहा है। और जो इनके ऊपर कर्ज था मार्च 23 में 406 करोड़ रुपए का था और सितंबर 23 में ये 168 करोड़ रुपए का हो चुका है। यानी रिजर्व इंक्रीजिंग आर्डर में है, जबकि इनकी बारोइंग डिक्रीजिंग आर्डर में है। ये कंपनी के लिए अच्छा माना जाएगा। वहीं हम इनके फिक्स एसेट को देखें तो इसमें भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 715 करोड़ का एसेट से 887 करोड़ रुपए का हो चुका है। इनके रेशियो को चेकआउट किया जाए तो डेप्टार डेज 79 दिनों का था, जो कि घट के 74 दिनों का हो चुका है। डेप्टार डेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी पॉजिटिव नज़र आ रही है। वहीं इन्वेंट्री डे की बात करें तो 64 दिनों का इन्वेंट्री डेज घट के 58 दिनों का हो चुका है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉजिटिव है। डे पेएबल की बात करें तो 122 दिनों का डे पेएबल घट के 92 दिनों का हो चुका है। यहाँ पे भी कंपनी पॉजिटिव दिख रही है। एंड कैश कन्वर्जन साइकिल की बात करें तो 21 दिनों में ये कैश जनरेट कर पाते थे, अब ये 41 दिनों में कर पा रहे हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू पे कंपनी को हम लोग नेगेटिव कंसीडर करेंगे। वहीं वर्किंग कैपिटल डेज की बात करें तो 58 दिनों का वर्किंग कैपिटल डेज बढ़ के 66 दिनों का हो चुका है, यहाँ पे भी ये नेगेटिव है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो मार्च 22 में 26% का था, जो कि बहुत घट के 12% हो चुका है, लगभग आधे से कम हो चुका है। यहाँ पे भी कंपनी नेगेटिव है, यानी 3 पॉइंट यहाँ पे रेशियो में पॉजिटिव है और 3 पॉइंट नेगेटिव है। तो इसलिए कंपनी को लगभग ओके ओके ही कंसीडर किया जाए। फ्रेंड्स, इसके फंडामेंटल और टेक्निकल को देखने के बाद एक चीज़ यहाँ पे निकल के आता है कि अभी कंपनी महंगी है, क्योंकि इनकी अर्निंग भी घटी है, इनका सेल्स भी घटा है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी घटा है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी भी घटा है और प्राइस अर्निंग रेशियो बहुत तेज़ी से बढ़ा है। इसलिए अगर ये कंपनी हम लोग को 150 के आसपास 250 के आसपास मिल जाती है तो कुछ क्वांटिटी हम ऐड कर सकते हैं, और मैक्सिमम क्वांटिटी हम तभी ऐड करें जबकि ये हमें 210-15 के आसपास मिलती है, तो हम लॉन्ग टर्म के लिए मैक्सिमम क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कुछ सेगमेंट में ये मार्केट लीडर है। फ्रेंड्स, एक बात आपको बता दें कि यहाँ उपलब्ध जानकारी सिर्फ सूचना हेतु दी गई है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट बाजार जोखिमों के अधीन है। इन्वेस्टर के तौर पे पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें, और चैनल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। तो आप अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी भी स्टडी कर लें और किसी एक्सपर्ट से ज़रूर सलाह लें।